Good evening, everyone, my dear subscribers and followers, my viewers. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my next video. So, here you are. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था, गिज्जू भाई बढ़ेका जो एक फेमस इंडियन फिलोसोफर थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। गुजरात के भावनगर में के रहने वाले थे और उन्होंने गुजरात के बच्चों के लिए बहुत सारे उनकी शिक्षा के लिए बहुत उल्लेखनीय कार्य किए, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। कल तक मैंने महात्मा गांधी और ताराबाई मोदक के बारे में आपको पढ़ा दिया था और आज गिज्जू भाई बढ़ेका और इसके बाद की जो क्लास होगी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के का प्राथमिक शिक्षा में क्या उनका योगदान था उसके बारे में नेक्स्ट क्लास होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गिज्जू भाई बढ़ेका जो एक फेमस इंडियन फिलोसोफर थे, यानी भारतीय शिक्षाविद, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे जो कि फॉरेन तक भी जा चुके थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिज्जू भाई बढ़ेका इनका पूरा नाम था गिरजा शंकर बढ़ेका, गिरजा शंकर भगवान जी बढ़ेका, और इनको मुछाली माँ भी कहा जाता है गुजराती में। मतलब इसका मतलब होता है मदर विद विस्कर्स, मतलब मूँछों वाली माँ। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1885 15 नवंबर 1885 को चित्तल सौराष्ट्र गुजरात में उन्होंने जन्म लिया था। इनके पिता का नाम था भगवान दास जी बढ़ेका और माता थी इनकी काशीबा। मतलब गुजरात में बा कहते हैं ना, जो भी महिलाएं होती हैं उनको बा कहा जाता है। जैसे जो गांधी जी की पत्नी थी उन्हें कस्तूरबा कहते हैं, मतलब बा कहा जाता है। और आपने गुजराती सीरियल वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी जो गुजराती सीरियल है वो तारक मेहता उनके द्वारा लिखा गया है, तो उसमें भी बा बोलते हैं महिलाओं को। ठीक है, जो मतलब माताएं होती हैं उनको अधिकांश बा बोला जाता है, माँ को बा बोला जाता है, तो इसीलिए काशीबा। ठीक, तो वो दोनों बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और उनका जो ये संस्कार थे वो उनके पुत्र गिज्जू भाई गिरजा शंकर बढ़ेका में भी आए थे। तो इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा थी वो प्राइमरी स्कूल बाला के प्राइमरी स्कूल से हुई थी। मैट्रिक इन्होंने 1905 में भावनगर से पास करी थी। फिर उन्होंने एक श्यामलाल कॉलेज था वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, नहीं पूरी कर पाए किन्हीं कारणों से। उसके बाद फिर वो ईस्ट अफ्रीका चले गए। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका चले गए 1907 में। उसके बाद फिर 1910 में उन्होंने फिर वो बॉम्बे वापस आ गए। बॉम्बे से उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, वकालत की पढ़ाई करी। फिर 1911 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लीडर यानी कि जो जिला अधिवक्ता होते हैं उसके रूप में उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मतलब अधिवक्ता जो होते हैं, जो लीड करते हैं, यानी कि जो ये रिट वगैरह जो लगाते हैं और जो अपनी तरफ से कुछ किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में जो बोलते हैं, वकालत करना की प्रैक्टिस करते हैं, अधिवक्ता जिसे कहते हैं। जो बोलते हैं कि कौन सही है कौन गलत, मतलब पेश करते हैं अपने को जज के सामने। ठीक है, तो वो होते हैं प्लीडर। ठीक है, मतलब किसी का पक्ष या विपक्ष में जो बोलते हैं, ठीक है, उन्हें प्लीडर कहा जाता है। फिर 1912 में उन्होंने हाई कोर्ट, अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट में थे, उसके बाद हाई कोर्ट में उन्होंने प्लीडर के रूप में एनरोल कराया अपने को, क्योंकि एनरोल कराना पड़ता है जितने भी वकील होते हैं जहाँ जो भी, तो उनको अपना एनरोल कराया। और फिर 27 फरवरी 1913 में वो गिज्जू भाई एक पिता बन गए, ठीक है, 1913 में, और डेट थी 27 फरवरी 1913। एक बेटा पैदा हुआ उनके घर में और उसका नाम रखा उन्होंने नरेंद्र, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम था ज़ादी बेन, ठीक है, ज़ादी बेन उनकी पत्नी का नाम था। और वो दोनों अच्छे से जानते थे कि किस तरह से बच्चों की शिक्षा, छोटे बच्चों की शिक्षा को किस तरह से शुरू किया जा सकता है, कैसे उसके कितने से ज़्यादा उसके जो ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, उसको कैसे उसको पढ़ाया जाए, कैसे उसको जीवन में क्या क्या होता है उसको एक्सप्लोर कैसे कराया जाए, लाइफ के बारे में कैसे बताया जाए, वो दोनों सब जानते थे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। फिर नेक्स्ट बात करें उनके करियर और उनके अचीवमेंट के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। और उनका जो करियर है वो ऑथर, उन्होंने एक बहुत बड़े ऑथर थे, उन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी थी। और ज़्यादातर उन्होंने जो बच्चों की शिक्षा है वो पूरी करने के लिए गुजराती लैंग्वेज में थी, सारी 200 बुक्स गुजराती लैंग्वेज में ही थी। और उन्होंने बच्चों की शिक्षा, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, गुजराती बच्चों को उन्होंने ट्रैवल, यानी जब वो पढ़ाते थे तो बच्चों को ट्रैवल कराते थे, यानी प्रैक्टिकली कहीं पे ले जाना, घुमाने ले जाना, और कहीं पर चीज़ें दिखाना, मतलब असली में चीज़ दिखाना, और ह्यूमर के ज़रिए, यानी हंसी मजाक के ज़रिए वो बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी बहुत सारे आर्टिकल्स, पैम्फलेट्स, बुक्स और गाने, गीत, शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियाँ और प्लेस, ठीक है, नाटक वगैरह, ये सब उन्होंने इतने सारे साहित्य में उनका इतना बड़ा योगदान था। और उनके इन सभी से उनके जो विचार थे वो उसमें झलकते थे, मतलब अपने विचार, किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए, कैसे जीवन में कठिनाइयों को पार करना चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी राइटिंग्स में, अपने साहित्य में सब बताई थी। उनका जो राइटिंग, लिखने का जो तरीका था, लिखने का स्टाइल था, बहुत ही विचित्र था, एकदम अलग था दूसरों से, ठीक है। वो क्या करते थे, ऐसे कहानी इस तरह से पढ़ाते थे कि वो किसी को कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने अगर किसी बच्चे को पढ़ाना होता है तो वो एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं या अपनी लाइफ से रिलेट करके बताते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो इसी तरह से वो भी बच्चों को एक कहानी के ज़रिए या खुद अपनी बात को बताने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ बोल के बताते थे, ठीक है, कि ऐसा हुआ, ये ऐसा होता है, ठीक है। अगर उन्हें बताना है कि खेल कैसे किया जाता है, खेला कैसे जाता है, तो वो सिर्फ उसमें बोल के बताएंगे, कि अच्छे से बताएंगे कि बॉल ऐसे लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ जो भी पढ़ाते थे, जो भी वो लिखते थे, उनको नरेट कर मतलब खुद को उसमें शामिल कर लेते थे अपनी कहानियों में, अपने लिखने में, अपने लेखन में। और उनके जो पढ़ाने के विधियाँ थी, टीचिंग मेथड्स थे, वो एक दिवा स्वप्न और मातृ भारती, ये दोनों इनके चाइल्ड साइकोलॉजी के टीचिंग मेथड्स है, जिसमें उन्होंने ये बताया है, ये भी इनकी बुक्स हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरह से बच्चों को शिक्षित किया जाए। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन इस क्षेत्र में उन्होंने किया, और ये उन्होंने उनकी राइटिंग्स हैं जिसमें जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान, और उनके जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, मतलब नए नए तरीके बच्चों को पढ़ाने के, उसमें उन्होंने बताए हैं।
फिर 1937 में उन्हें अहमदाबाद बुलाया गया उन्हें सम्मानित करने के लिए, और उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ 12,000 रुपये का उनको अवार्ड मिला 1937 में। जब गुजरात के थे तो अहमदाबाद में उनको बुलाया गया जो उस समय राजधानी थी, और वहाँ से इसके अलावा उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने अध्यापक मंदिर की स्थापना करी 1925 में। ठीक है, अध्यापक मंदिर मतलब एक तरह का शिक्षण संस्थान कह सकते हैं। शिक्षण पत्रिका उन्होंने शुरू किया, जर्नल, जो कि उन्होंने शुरू किया ताराबाई मोदक के साथ मिलकर। फिर नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना करी उन्होंने 1926 में। फिर साहित्य, लिटरेचर लिखा, बच्चों के लिए साहित्य लिखा 1935 में, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों को कैसे हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, किस तरह से उनको नए नए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर एक दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर उन्होंने स्थापित किया 1920 में। फिर एक वानर सेना की स्थापना करी, जिसमें उन्होंने जो बाल सत्याग्रही थे, क्योंकि ये आज़ादी से पहले की बात है, 1915 में शायद बॉर्न हुए थे वो, तो 1920 में 1915 में कैसे हो सकते हैं, 1885 में, सॉरी। तो आज़ादी से पहले उनका जन्म हुआ था, जब अंग्रेज़ हमारे देश को बहुत बुरी तरीके से उसको लूट रहे थे, तब उस समय उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने एक वानर सेना भी स्थापित करी जो बच्चों की सेना थी। इसमें जितने भी बाल सत्याग्रही थे जो आज़ादी के लिए लड़ते थे, और मतलब एक सत्याग्रही का मतलब ये हुआ कि वो नॉन वायलेंट थे, ठीक है, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले थे, रिलीजियस थे। तो इतने सारे उन्होंने योगदान दिए और बहुत सारे समूह बनाए, ठीक है। तो ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन था, और ताराबाई मोदक के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे शिक्षण पत्रिका 1925 में उन्होंने उन्हीं के साथ, ताराबाई मोदक ने इनके साथ मिलकर, यानी कि जो गिज्जू भाई बड़ेगा हैं उनके साथ मिलकर ही इस शिक्षण पत्रिका की स्थापना की थी। और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने भावनगर से अपना मैट्रिक यानी हाई स्कूल पास किया। उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एंटर किया, और इसी बीच में उनकी जो उनकी मदर थी जिनका नाम था जिनका नाम क्या नाम बताया था,
काशीबा ने, जो इनकी मदर थी उनका नाम था काशीबा। तो वो बहुत जल्दी इनके, जब इनका हाई स्कूल पास हुआ, कॉलेज में गए, तो वो नहीं रही, ठीक है, गुजर गई। तो इस वजह से क्या, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। और उनके अलावा 3 उनके छोटे भाई थे और उनके पिता थे। तो इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और फिर उनकी शादी कर दी गई बहुत ही छोटी एज में, ठीक है। उस समय वो अपने मामा के घर में रहते थे और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था हरीबेन, लेकिन वो भी बहुत जल्दी गुजर गई, वो नहीं रही, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो बहुत दुखी हो गए कई साल तक, क्योंकि साथ में रहे थे, और वो जब नहीं रही तो फिर वो उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी फिर से, और जो उनकी खर्चा था वो उसको नहीं वहन कर पाते, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा, उनका ये था कि उन्हें किसी तरह से भी अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करनी ही करनी है। तो बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करी और फिर उसके बाद कई साल बाद 1906 में गज्जू भाई और की दोबारा शादी हुई जादी बेन के साथ, जो जब उन दोनों का फिर बेटा हुआ नरेंद्र, जिसका नाम था, जिससे उन्होंने प्यार से बच्चू बुलाते थे, ठीक है। तो फिर इस तरह से उनका लाइफ चलती रही। फिर 1907 में गिज्जू भाई ने अफ्रीका जाने का सोचा, ठीक है, और उनकी जो फैमिली, उनकी वाइफ थी, वो यहीं इंडिया में ही रह गई, ठीक है। और फिर उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और किसी तरह से वो वहाँ पर रहे अकेले, और उन्होंने ट्रैवल किया और काफ़ी सारे कल्चर देखे, ठीक है। मतलब एक जर्नी पर गए थे वो अफ्रीका, और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी। और फिर वो जब वापस आए 1907 में गए थे और 1909 में वापस आए, और फिर उन्होंने अपना लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट करी, लॉ पढ़ाई करी, और फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लीडर बन गए। फिर वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देन इस तरह से, और जो भी उनके अचीवमेंट्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए कि क्या क्या अचीवमेंट्स थे। और कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बना था, उसमें भी इनका थोड़ा योगदान था, क्योंकि ये लॉयर थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको गिज्जू भाई ने 1915 में फ्रेम किया था, ठीक है, उस लीगल एडवाइज़र की बन के, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था हमारे देश में आज़ादी के बाद, तो इन्होंने 1915 में ही वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया था सक्सेसफुली, लीगल एडवाइज़र, क्योंकि ये लॉयर थे, तो लीगल एडवाइज़र के रूप में वो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पहले ही फ्रेम कर लिया था कि हमारे भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये विदेश से होके आ चुके थे, उन्होंने देखा था, ट्रैवल करके बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, नए नए एक्सप्लोर किया था, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज हो गई थी। फिर 32 ईयर्स में उन्होंने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस है, जो वो वकील थे, उनको छोड़ दिया, लॉ को छोड़ के फिर उन्होंने दक्षिणामूर्ति को ज्वाइन किया असिस्टेंट वार्डन के। दक्षिणामूर्ति एक स्कूल होगा, इंस्टीट्यूशन था, जिसको उन्होंने असिस्टेंट वार्डन के रूप में ज्वाइन किया, और फिर उन्होंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, अपनी सोच बदली,
और एक तरह से उन्होंने जो भी उनके रिलेटिव्स थे, उनके एल्डर्स थे, उन्होंने उनके विचारों से, उनके मूल्यों से, उनके संस्कारों से प्रभावित होकर अपनी जो मारिया मोंटेसरी थी उनकी टेक्निक्स से, उनके जो उन्होंने टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी मोंटेसरी स्कूल्स के फॉर्म में, तो उन्होंने भारत में उसको नए तरीके से लागू किया। ठीक है, एक नया प्लेटफॉर्म बनाया कि मोंटेसरी जो एजुकेशन है वो भारत में भी आ सके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे भारत में अपने एक शिक्षक के रूप में बहुत से योगदान दिए। ठीक है, बहुत नए नए लोगों से सीखा। तो इस तरह से इनका जर्नी थी और इतने सारे उनके योगदान थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के मेरे वीडियोस सबसे पहले मिल सके। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन अगर आपको सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी गिज्जू भाई बडेका के बारे में। मतलब ये टॉपिक मेरे लिए भी नहीं, जैसे मैंने कल कहा था ताराबाई मोदक के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन क्योंकि पढ़ाना था तो उसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को ढूंढा, इस कि कौन थी ताराबाई मोदक। ठीक, और ये गिज्जू भाई बडेका के बारे में मैंने पहली बार पढ़ा है। तो आपको मेरी इस जो मेहनत है, जो भी मैंने कोशिश करी, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे एक कमेंट और इस वीडियो को शेयर करके और लाइक करके, क्योंकि ये तीनों जो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आपको कोई भी ना एक्सपेंसिव नहीं है और ज़ीरो कॉस्ट का है और इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। कॉस्ट ज़ीरो है लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपके साथ साथ अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, मुझे इम्प्रूव करवाने के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मुझे कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और कल मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करते। थैंक यू सो मच।